स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, कल आपका बोर्ड एग्जाम है इकोनॉमिक्स का। होप सो आप सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। सब अच्छे से टॉपिक आपने रिवाइज कर लिए होंगे। तो आज की इस क्लास में जो हमारा चैप्टर बच गया था बच्चों, रूरल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, इसमें से 4 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, एमसीक्यूज फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन करा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूरल डेवलपमेंट का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट होता क्या है बच्चों? रूरल डेवलपमेंट में आप स्टडी करते हो कि आपको इस एरिया की जो है डेवलपमेंट बहुत जरूरी है अगर आपको कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ चाहिए। बिकॉज हमारी कंट्री का मेजर जो पार्ट है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पर, ठीक है, जो कि रूरल सेक्टर में पड़ता है। तो यहाँ पर आपको इसकी कंटिन्यूसली सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अगर हमें अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ चाहिए तो इसकी सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए रूरल एरिया की। तो जिसके अंदर क्या आता है, अगर वहां पर जो है बच्चों सबसे मेन आता है, वहां पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, अनएजुकेशन। एजुकेशन अगर होगी, आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इलिटरेसी खत्म होगी रूरल एरिया में, ऑटोमेटिकली ग्रोथ पॉसिबल होगी। तो इट इज अ कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अगर हमें इस एरिया को डेवलप करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमें मैन पावर को स्किल होने की नीड है, मैन पावर को एडुकेट करने की नीड है। फिर आता है वहां पे लैंड रिफॉर्म्स अगर हम कर दें, पॉवर्टी को खत्म कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो जाए, ऑटोमेटिकली रूरल एरिया जो है डेवलप हो जाएगा। तो रूरल डेवलपमेंट का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलता है, दैट इज प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। प्रोसेस क्या है? जैसे आप हम चाय बनाते हैं बच्चों, तो चाय में क्या होता है, आप इनिशियली वाटर रखते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, देन टी, शुगर, मिल्क एड ऑन। तो प्रोसेस वो क्या चलता है आपका, स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। तो इसी टाइप से रूरल डेवलपमेंट भी तब पॉसिबल है एकदम से आप कहो कि हाँ हमने रूरल वहां स्कूल हॉस्पिटल सेटअप कर दिया, रूरल डेवलपमेंट हो गई, ऐसा नहीं होगा। रूरल डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक है, फर्स्ट आता है आपका, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर। जब मैन पावर की ग्रोथ होगी, मैन पावर की डेवलपमेंट होगी, एंड हाउ इज इट पॉसिबल, जब वहां पर लिटरेसी रेट हाई होगा, एडुकेशन पे आप स्ट्रेस दोगे, लोगों को नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं लोग। मेन आता है यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज। देखो नॉलेज पे डिपेंड करता है, अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं तो वन कैन थिंक अबाउट इट्स फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। एडुकेशन अच्छी मिली हुई है, इलिटरेसी को खत्म किया जाए, है ना। रिमूवल ऑफ इलिटरेसी एक अनदर पॉइंट है। अगर हमें रूरल सेक्टर की ग्रोथ पे ध्यान देना है, इलिटरेसी को खत्म करो, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है बच्चों, जब हम पढ़ते हैं बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए वहां पर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रोड्स, रेलवेज, सब कुछ कवर अप होता है इसके अंदर। रोड्स, रेलवेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब मेजर, सबका मेजर रोल है, ठीक है। एक इकोनॉमी की ग्रोथ में, एक एरिया की डेवलपमेंट में ये डेवलप होना बहुत जरूरी है। मैन पावर इलिटरेट, वहां पे लिटरेसी खत्म हो जाएगी, वो एडुकेटेड हो जाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ भी हो जाएगी। एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। ऑटोमेटिकली जब लोग पढ़े लिखे जाएंगे, उनकी ग्रोथ होगी, पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी, जिससे कि रूरल सेक्टर में डेवलपमेंट पॉसिबल है। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंड रिफॉर्म्स। रूरल एरिया में लैंड रिफॉर्म की प्रॉब्लम आती है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम था पहले, तो लैंड रिफॉर्म्स करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो रूरल डेवलपमेंट के हैं। इनके अलावा अगर हमें रूरल एरिया को ये ग्रोथ पे ध्यान देना है, तो मेन है बच्चों, वहां पर लोग मोस्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर के लिए उनके पास लैंड नहीं है, लैंड है तो उनके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स, पैसे नहीं है, वो HYV सीड्स नहीं अफोर्ड कर सकते, फर्टिलाइजर नहीं अफोर्ड कर सकते, ड्यू टू विच उनकी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ नहीं है। एंड होल इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मेन पैसों की बात आती है, रूरल क्रेडिट, रूरल बैंकिंग सिस्टम, वहां पर फाइनेंस की कमी है, पैसों की शॉर्टेज है। तो अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट में, रूरल क्रेडिट में दो बातें आती हैं बच्चों, एक तो इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल जो बैंक्स के थ्रू होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल जो प्राइवेट सोर्सेज से होता है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जो बैंकिंग सेक्टर है रूरल एरिया में, जब ये सोचा गया रूरल एरिया की ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में, तो स्पेशल ऐसे बैंक सेटअप करेंगे जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए सोचेंगे,
जो उनको स्पेशल सब्सिडीज मिलेंगी, कंसेशन मिलेंगे, सो दैट वो वहां पर अच्छे से वर्क कर सकें, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप हो और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी। तो जब इनकी बात आई तो ये सोचा गया, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में तो मनी लैंडर्स आते हैं, प्राइवेट सोर्सेज रिलेटिव्स आते हैं, और इंस्टीट्यूशनल के बारे में सोचे तो इसमें आता है हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ओपन करे गए, रीजनल रूरल बैंक्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज नाबार्ड। नाबार्ड, व्हाट इज नाबार्ड? नाबार्ड पे आपका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को इंप्रूव करने के लिए ओपन किया गया। इसके अलावा ये क्या करता है, नॉन फार्म सेक्टर रूरल डेवलपमेंट की ग्रोथ के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वन अनदर इज एसएचजी ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं कि हम अपने जो भी मेंबर्स हैं इनकी हेल्प करेंगे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको जितना भी आप अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं हम वो करेंगे। ये लोगों ने खुद से ग्रुप बनाया कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं इसके थ्रू कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मतलब इन पर इंडिविजुअल क्वेश्चन प्रोसेस में आपको सिर्फ वही पॉइंट्स बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। नाबार्ड है, एसएचजी ग्रुप है, प्रोसेस है। देन वन इज कि क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग का उसको क्रिटिसाइज क्यों करा गया, उसके भी रीजंस है क्रिटिकल अप्रेजल के, कि जितना भी अमाउंट गवर्नमेंट ने अप्रूव करा कि इतना मिलना चाहिए जो उनकी ग्रोथ के लिए मिनिमम उनके लिए रिक्वायर्ड है, वो भी उनको नहीं मिला। जब भी वो जाते थे वहां पर कोई ना कोई एक्सक्यूज बन जाता था। तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम थी बैंकिंग सिस्टम में दैट इज लैक ऑफ फंड्स। फंड्स की प्रॉब्लम थी, वो किस किस की हेल्प करे, ऑलमोस्ट सबके पास यही प्रॉब्लम थी कि उनके पास फंड्स की कमी है और इतने इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जो सबकी हेल्प कर सके। इनएडिकेट इंस्टीट्यूशंस, इनसफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस थे, प्रॉपर सोर्सेज नहीं थे जो सबकी हेल्प कर सके। अनदर इज इनएडिकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, जिसको जितना अमाउंट मिलता था वो सफिशिएंट नहीं रहता था, अमाउंट भी बच्चों कम मिलता था। इसीलिए रूरल बैंकिंग को क्रिटिसाइज करा गया कि या तो फंड्स की प्रॉब्लम होती थी, अमाउंट कम पड़ जाता था, या फिर सोर्सेज कम थे, मतलब जो जो उन्हें सोर्स जहां जहां से हमें लाइक इंस्टीट्यूशन थे, नॉन इंस्टीट्यूशन थे, उनके पास फंड्स कम पड़ जाता था, या जो इतनी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं होती थी। कम ध्यान दिया जाता था, लेस अटेंशन टू पुअर फार्मर्स, बिकॉज उनके पास मॉर्टगेज करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनको इग्नोर किया जाता था, विच वॉज अनदर लैकिंग पॉइंट। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सोचा गया कि इन सबको इंप्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, आप सबने सुना होगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जहां पर असेंबल, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस, पैकेजिंग, ग्रेडिंग सब कुछ किया जाता है एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज का। दिस इज नोन एज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यहाँ पर फार्मर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, फिर उसे करेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ये बच्चों पता होने चाहिए। प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट आपको अच्छे से करना है बिकॉज इसमें सारे पॉइंट्स कवर अप होंगे। 3 मार्क, अगर ये 3 मार्क के अकॉर्डिंग आता है 1 लाइन में एक्सप्लेन करोगे, 2 मार्क में आता है तो आप शॉर्ट में इसे बताओगे, बट प्रोसेस तो पूरा ही आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में बताती हूँ कि इसमें से आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हमें मीनिंग पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे रूरल डेवलपमेंट का कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बच्चों वो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो हमें एग्रीकल्चर से मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग तो उनकी स्टोरेज है, उनकी प्रोसेसिंग है, उनकी असेंबलिंग है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन है, ईच एंड एवरी फंक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ, ग्रेडिंग, असेंबलिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, ऑल कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे थे फार्मर्स, मैनिपुलेशन होती थी, बड़े बड़े जो बिग ट्रेडर्स थे वो उनको मैनिपुलेट करते थे, तो जिससे उन्हें क्या होता था, फॉल्टी वे हो जाता था, या फिर उनके साथ गलत प्राइस को लेके बार्गेनिंग होती थी। लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, फार्मर्स को कहते थे वो लो प्राइस पे बेचो, जो कि उनके लिए क्या हो जाता था, लॉस हो जाता था। उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थी, मैनिपुलेट करते थे ट्रेडर्स उन्हें, बहुत गलत, ये उनके साथ एक टाइप से क्या है, चीटिंग हो रही है, मैनिपुलेशन जो उनके साथ हो रहा है, उन्हें लो प्राइस पे सेल करना पड़ रहा है, या फिर उन्हें लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, नहीं पता कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, कैसी इस टाइम प्राइस चल रहा है, तो इस टाइप से उनके साथ बहुत गलत बिहेव किया जाता था। फिर वो कौन से मेजर्स हैं जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए लिए गए,
2 to 3 मार्क में क्वेश्चन आता है, मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसमें रेगुलेटेड मार्केट आता है। रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट मार्केट सिस्टम है। यहाँ पर जो भी सेलर है और जो भी बायर है, ब्रोकर्स के थ्रू वो अपने अपने चार्जेस बता देते थे और इससे दोनों को बेनिफिट हुआ था। एक ऐसा मतलब एक ऐसा नॉर्मल प्राइस फिक्स हो जाता था जो दोनों जिसपे जो है एग्री हो जाते थे। तो रेगुलेटेड मार्केट्स के थ्रू उनका लॉस नहीं होता था, इन्होंने उनके इंटरेस्ट को सेव करके रखा। देन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, गवर्नमेंट ने सोचा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रोड, रेलवेज, वेयरहाउस, गोडाउन प्रोवाइड करी जाए। उनका मोटिव क्या था, जस्ट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सके। देन वन इज कोऑपरेटिव मार्केट। कोऑपरेटिव मार्केट क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम, फार्मर्स क्या करते हैं, अपने मार्केटेबल सरप्लस को सब पूल करते हैं और इंडिविजुअल शेयर उसमें से निकाल लिया जाता है। तो कोऑपरेटिव मार्केट भी बहुत अच्छा वो था। देन वन इज मिनिमम, अलग अलग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में एक आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्मर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए गवर्नमेंट एक ऐसा प्राइस फिक्स करती थी जिससे उनका जो है इजीली खर्चा निकल आए। तो ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए थे बहुत अच्छे स्टेप्स लिए थे, लाइक उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना या उनके लिए एक ऐसा प्राइस फिक्स करना जिससे उनको लॉस ना हो, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी एक प्रोग्राम स्टार्ट करा। वन इज कोऑपरेटिव मार्केट जो ये स्टार्ट करी सब बेनिफिट करने के लिए फार्मर्स का, कि उनका लॉस ना हो। तो बच्चों इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन डाइवर्सिफिकेशन हुआ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का। इसके अंदर क्या आया डाइवर्सिफिकेशन में, क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा, मतलब सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग पे आ गई। ये नहीं आपको सिंगल क्रॉपिंग वो करना है, शिफ्ट हो गया आप मल्टीपल क्रॉपिंग पे। और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, नॉन फार्म एक्टिविटीज आ गया इसके अंदर, जैसे हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज। इन पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। लाइक आपको ये पता होना चाहिए, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन कौन है? गोल्डन रेवोल्यूशन किस चीज में होता है बच्चों, ये पता होना चाहिए। वेजिटेबल्स में, ड्राई फ्रूट्स में, फ्रूट्स के लिए होता है। एंड फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन कौन है? निरपाक टुटेज, निरपाक टुटेज, इन्हें बोला जाता है गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर। हॉर्टिकल्चर का हुआ, ठीक है। फिशरीज का हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज, फिशरीज में वो लोगों ने काम करा। डेयरिंग में करा, एनिमल हस्बेंड्री में करा। ऑपरेशन फ्लड 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन के नेम से स्टार्ट हुआ। उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ये थोड़ी बेसिक सी चीजें हैं बच्चों जो आपको करनी है। देन आपका इसी में एक टॉपिक आता है बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको इस पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा बच्चों एग्जाम में कल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यू कैन से ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? जब हम अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करते हैं कि हमारे फ्यूचर के लिए भी वो बचे रहें, खत्म नहीं हो, और क्रॉप रोटेशन करके या बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल करके, ग्रीन मैन्योर को यूज करके, सो दैट हमारा प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज हो सके, हम अपने एक्सपोर्ट्स के थ्रू इनकम जनरेट कर सके, हेल्दी फूड मिले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, एनवायरमेंट सेव रहे। इसके बहुत बेनिफिट्स है। प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हो आप, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसमें आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इको फ्रेंडली है। लेकिन यहाँ आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े बच्चों, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं थे, तो लोगों को ये भी था कि उनके पास फंड्स की प्रॉब्लम है, बहुत पॉपुलर नहीं है ये, तो इन्वेस्टमेंट करते हुए भी डर लगता था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं थी, इनिशियल प्रोडक्शन क्या था, लो हो रहा था। तो बच्चों इन चीजों का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ रहा था। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो उन्होंने फेस करे वाइल ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक बच्चों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो हमारा रिलेशन है दूसरी कंट्रीज के साथ, कंपैरेटिव डेवलपमेंट का चैप्टर। उसमें एक तो आपका डाटा बेस्ड आएगा, उस डाटा को एनालाइज करना है कि हमारी कंट्री की ग्रोथ दूसरी कंट्री के कंपैरेटिवली कम है, ज्यादा है, तीनों सेक्टर्स का, ठीक है। एग्रीकल्चर का, प्राइमरी जो भी आपका ये सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, या फिर मेल फीमेल का कंट्रीब्यूशन है। डेटाबेस क्वेश्चन में आपने डाटा को एनालाइज करना है, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो कंपैरिजन वाला है उनमें सब में यही डाटा आपको मेंशन होगा और आप कर लोगे, तो ये इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन जो आपको इसमें करना है चाइना की इकोनॉमी का, वो इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन क्या था, माओ ने स्टार्ट करा था, चाइना की इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए था ये।
तो ये वाले पॉइंट्स आपको बच्चों जो चाइना की इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसने और क्या क्या प्रोग्राम्स लाइक वन चाइल्ड प्रोग्राम स्टार्ट करा, किस ईयर में करा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए करा। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में अच्छे से रखने हैं। वन प्रोग्राम इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। माओ ने स्टार्ट करा था, चाइना की इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए करा था। ये कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था? ईयर याद रखना है, 1958 में। और एक जो वो था कि कितने कॉम्यून्स को हमने इकट्ठा करा रूरल एरियाज में, 26,000 कॉम्यून्स को कलेक्ट करके ऑलमोस्ट फार्म पॉपुलेशन को कवर अप करा। और जो ये इन्होंने किया था ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1965 में, ये क्यों इंट्रोड्यूस करा कि जितने भी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल हैं उन्हें वहां पढ़ने के लिए भेजा है, कंट्री साइड से सीखने के लिए भेजा है, तो वापस आ गए थे। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना में 1978 में। तो ये ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, आपको इनके ईयर थोड़े से पता होने चाहिए कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड का ईयर क्या है, ग्रेट प्रोलिटेरियन का ईयर क्या है, 58, 65। रिफॉर्म्स जो चाइना में इंट्रोड्यूस हुए, इनिशियली एग्रीकल्चर में हुए, फिर फॉरेन ट्रेड में हुए, लैंड को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे प्लॉट्स में, सबको काम मिल जाए ताकि। और बाद में क्या करा, एक डुअल प्राइसिंग सिस्टम क्या था इसके अंदर, डुअल प्राइसिंग में क्या था, प्राइस दो तरीके से फिक्स होता था। वो क्या थे, फार्मर्स ने अपना जो प्राइस एक फिक्स कर रखा था, और वो जो कौन फिक्स करके देता था उन्हें, गवर्नमेंट। वो अपना चार्जेस बता देते थे उन्हें, उन्हें लगता था हमारे इनपुट्स और जो भी आउटपुट्स हमने परचेज करे मार्केट प्राइस पे इजीली बिक जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म स्टार्ट करा, इन पे बहुत बार बच्चों क्वेश्चन आता है, आपको ये टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है कि चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हुई, कौन कौन से प्रोग्राम्स कौन कौन से ईयर में स्टार्ट हुए, या जो भी इस टाइप के पॉइंट्स आ जाते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ के सिमिलर पॉइंट्स क्या है, या चाइना और इंडिया की ग्रोथ के सिमिलर पॉइंट्स क्या है। तो इन पे आपको बच्चों थोड़ा सा फोकस करना है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा आपको बच्चों, वो मिलेगा आपको ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, या हमारी ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन हो रहा है उससे रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो इनकी आपको जो भी पिक्चर आएगी उसको देख के आपको एनालाइज करना है कि उसके कॉजेस क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं। तो इस टाइप से बच्चों आपको थोड़ा सा खुद से भी आप इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, थोड़ा सा माइंड से आप खुद भी सोच के इसके बारे में लिख सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग है या पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, उसके अंदर वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, तो इनके कॉजेस क्या होते हैं एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम। तो ये सब आपको बच्चों करना है। रूरल मार्केटिंग के चैप्टर में जो भी मैंने आपको ये रूरल क्रेडिट से रिलेटेड एग्रीकल्चर मार्केटिंग के टॉपिक्स बताए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन जो ये सभी इंडिया और चाइना पाकिस्तान वाला है, इनके रिलेशन का जो भी टॉपिक्स बताए, इन सबको आपको थॉरली पढ़ना है। इन सब में से आपको बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। तो होप सो बच्चों आप सबको ये जो भी हमने टॉपिक्स करे ये क्लियर हो गए होंगे। यहाँ हमारा सिलेबस इंडियन इकोनॉमी का सब कंप्लीट होता है। तो हमने डेली की क्लासेस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब रिवाइज किए हैं। आप सबको होप सो सभी ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड ऑल द बेस्ट ऑफ फॉर योर एग्जाम। आप अच्छा करके आइए, अच्छे से रिविजन करिए एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।